देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी किसके लिए सीखी? एटम के लिए लिख रहे थे ना, किसी भी आयन के लिए नहीं लिखे। तो किसी केटायन या किसी एनायन के लिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें उसकी बात करते हैं ना। तो हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस, कि किसी भी आयन के लिए हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें ना। मैंने इसमें बात, तो ये वो लिखना छोड़ो, सुनो। दो तरह के कैटायन होते हैं, आयंस होते हैं, एक कैटायन और एक क्या होता है, एनायन। तो अगर पहली बात करें किसके लिए लिखना सीखते हैं, कैटायन के लिए। कैटायन होता क्या है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। क्या चीज होता है? पॉजिटिवली चार्ज आयन। अच्छा, बनता कैसे कैटायन? फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना किससे है? वैलेंस शेल से, मतलब आउटर मोस्ट शेल, सब शेल से नहीं निकालना। एस पी डी एफ ये क्या चीज होते हैं? सब शेल। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये क्या चीज होते हैं? शेल। भाई मेन एनर्जी शेल। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकालना है। जैसे मान लो 4 शेल भर रखे हो, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सा हो गया? 4 वाला। तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4 से। तो यहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, ध्यान रखना कहां से निकालना है? आउटर मोस्ट शेल से। सब शेल से इलेक्ट्रॉन ही निकालना, किससे निकालना है? आउटर मोस्ट शेल। क्लियर है बात है? अब जैसे बहुत बेसिक से अगर एग्जांपल करें, अगर हम सोडियम उठा लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अगर सोडियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसकी। अब देखो, तो एक बार एनर्जी ऑर्डर देख, तो ऐसा एनर्जी ऑर्डर होता है। 1s की एनर्जी होती है सबसे कम, फिर उसके बाद 2s, फिर 2p, जहां तक काम आएगा वहां तक लिख रहा हूँ सिर्फ ना। फिर अगला कौन सा आएगा? 3s, उसके बाद होता है 3p, फिर नेक्स्ट आएगा 4s, फिर आएगा 3d, फिर आएगा 4p। अभी यहां तक ध्यान रखें, ये एस पी डी ये क्या चीज है? सब शेल। और इनके आगे जो 1 2 3 4 लगा हुआ, ये क्या है? मेन एनर्जी शेल। जो बोर ने बताया था ना, के एल एम एन, वो वाले क्या है? ये शेल है। और एसपीडीएफ इसमें क्या है? सब शेल है। इलेक्ट्रॉन फिल कहां से होते हैं? फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर। मतलब सबसे पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, ऐसे भरा जाता है। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। और डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा फिल नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा फिलिंग नहीं होगी। अब सोडियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s में। कितना इलेक्ट्रॉन? ये पूरा भर गया। इससे अगला कौन सा आएगा? 2s, कितने जाएंगे इसमें? 2। ये भी पूरा भर गया। अगला कौन सा आएगा? 2p, कितने भरेंगे? 6। टोटल देखो 10 भर दिया हमने, कितना बचा? एक। तो एक अगला किसमें जाएगा? 3s में। क्या हो गया? क्लियर है बात? यहाँ पे, यहाँ सबसे चेक करो हायर शेल कौन सा है। यहाँ पे 1 भी भरा हुआ है, 2 भी और 3 भी। तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सा रहा होगा? 3 वाला। यानी कि यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है? n इज इक्वल टू कौन सा है? 3। ये बात समझ आ रही है? अब अगर मैं लिखूं Na प्लस की कॉन्फ़िगरेशन, तो +1 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? एक। जितना पॉजिटिव चार्ज मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन बताओ सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? n इज इक्वल टू 3 वाला। वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बचेगा? 1s2, 2s2, और क्या बनेगा? 3s तो खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? Na प्लस की। ऐसे किसी की भी लिख सकते हैं। मान लो मेरे को लिखना हो, पहले एल्यूमिनियम की लिखते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें क्या बनेगी? 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, कितने हो गए? 12। तो 3s के बाद कौन सा आएगा? 3p, कितना इलेक्ट्रॉन? 13 हो गए। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को Al+3 की कॉन्फ़िगरेशन बताओ।
अच्छा +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? अच्छा 3, आउटर मोस्ट शेल देखो कौन सा है, 3 वाला ही है, n = 3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 3 ही है, सारे निकाल देंगे, 3 निकालने, +3 का मतलब निकालने कितने हैं? 3। तो एक 3p से चला जाएगा, 2 3s से, सारे बाहर निकालो, क्या बचेगा? 1s2, 2s2 और 2p6। अब देखो कई बच्चों की आदत पता क्या होती है, ऐसे सोचते हैं अच्छा एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 3 निकाल दिए, कितने बचे? 10। तो 10 फिल कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। पहले एल्यूमिनियम की कंफिगरेशन नहीं लिखते, सीधा किसकी लिख देते हैं? Al+3 की। अब वो गलती कहाँ होती है, वो क्या होता है, गलत हो जाता है, कहाँ गलत होगा उसकी थोड़ी सी बात करते हैं ना। एक बार अगली स्क्रीन पे चल रहा हूँ, वापस दिखा दूंगा ना। वो गलतियां कहाँ पे होती है इसमें, देखो क्या उठा लें, आयरन। एटॉमिक नंबर कितना आयरन का? 26 है। एटॉमिक नंबर कितना? 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगा? 1s2, फिर 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर आएगा 3s2, 3p6, 4s2। यहां तक काउंट करो एक बार, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। कितने हो गए? 20। 6 बचे, इससे अगला कौन सा आएगा? 3d। 3d में कितने भरे जाएंगे? 6। सही है यहाँ तक? अब यहाँ बताओ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है? क्या हाईएस्ट वैल्यू तो n की 4 है, तो आउटर मोस्ट शेल तो कौन सा हो गया? n = 4। भाई उसकी एनर्जी कम है, उससे क्या मतलब है? 4s की एनर्जी 3d से क्या है? कम। तो एनर्जी कम होने से मतलब थोड़ा ना, अपने को तो क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां पे? n = 4 से। अगर मेरे को Fe+2 की कंफिग्रेशन लिखनी हो, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? 2। तो 2 कहां से जाएंगे? 4s से। 3d से बाहर नहीं जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4, क्योंकि आउटर मोस्ट कौन सा? n = 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा। तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3d6। 4s तो 0 हो गया, खत्म हो गया वो, तो बचा क्या? 3d6। क्या ये एनर्जी ऑर्डर हो गया क्या? अब गलती क्या होती, कोई ऐसा सोचता अच्छा आयरन 26, Fe+2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 24। तो वो क्या भरता? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4। क्या यही 24 बढ़ते क्या? करके देखो, क्या गलत हो जाता है क्या ये? तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि कभी कैटायन की कंफिग्रेशन लिखनी है तो सीधे उसमें से इलेक्ट्रॉन कम करके लिखना शुरू कर दो। करना क्या है, पहले क्या लिखो? पेरेंट एटम, बिना चार्ज का जो एटम था उसकी क्या लिखो? कंफिग्रेशन। फिर उसमें आइडेंटिफाई करो सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। फिर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहां से? आउटर मोस्ट से। इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से करने हैं? फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। कभी यहाँ पे इनर शेल आप देखना, n = 3 और n = 4 में आउटर मोस्ट कौन सा है? 4 वाला। तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। क्लियर है बातें? अब 2 निकल गए, अब 4 वाला तो खत्म हो गया, अब कौन सा आउटर मोस्ट बचा? 3 वाला। तो कहां से सबसे लास्ट वाला कौन सा होगा? फिर 3d। तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, वहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। किसमें? ये तो गलत है, ये तो गलत लिखे, ये तो हटाना था, ये नीचे वाला तो गलत है। हाँ जी, अब बताओ। 4s2 और 3d6, उसके बाद क्या है? 4p6। अब इलेक्ट्रॉन निकालना था, यहां से जाएगा भाई, 4s और 4p दोनों ही है अब तो n = 4, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 4p से। चलो एक बार पीछे पीछे वाला नोट करो। क्या करना, किसी भी कैटायन की जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पहले पेरेंट एटम की लिखनी जरूरी है ना। तभी तो निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो अगर सीधा हमने लिख दिया तो फिर गलत नहीं कर लेंगे। अगर मैं जैसे अभी आर्यन लिखता, Fe+2, 24 इलेक्ट्रॉन भरता, गलत हो जाता। तो पहले मैंने, याद हो तो बात ये लगी, फिर अभी इतना दिमाग चलेगा नहीं ना, शुरू हुए 11वीं, अगले साल लिखेंगे सीधा।
अभी पहले लिख के करेंगे। वो आ जाए 24 रुपये मतलब चले आगे, ये नोट कर लेंगे सभी ने। चलो अगला लिखो फिर। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी इसके अंदर ना, क्योंकि जैसे ही आयन सी कन्फिगरेशन लिखना शुरू फिर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें निकाल सकते हैं, फिर उससे एक नया टर्म भी पढ़ेंगे। ठीक भैया, आयरन लिख ले। आयरन भी लिख दिया तूने? तू बड़ा तेज और आजकल क्या चक्कर है? ऐसे एनआईएन की भी बात कर लेंगे इसमें। क्या रहेगा पीछे? अरे ये मार्क जरूर कर देना कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा ना, ताकि वो दोबारा कॉपी देखो। अच्छा निकालना कहाँ से था? आउटर मोस्ट शेल से। तो वो ये परेशानी नहीं आएगी कि 4s गया कहाँ पे। तो अंडरलाइन करके मतलब आउटर मोस्ट शेल से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया ना। चले आगे। अब बात करते हैं एनायन की। एनायन क्या होता है? कि नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, और फिलिंग कहां पे होगी? आएगा कहां पे इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। अब देखो, अगर इस क्लास में एक रूल बना दिया जाए कि जो भी बच्चा आएगा पहले इस बेंच पे बैठेगा, ये जब पूरा फिल हो जाएगा फिर उससे अगला, वो जब पूरा हो जाएगा उससे अगला, वो जब पूरा हो जाएगा उससे अगला। और हमने कैपेसिटी मान ली, एक बेंच पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? 3। पहला आया यहाँ पे बैठ जाएगा, दूसरा आया इधर, तीसरा आया इधर, बैठ गए। इसके बाद चौथा आया यहाँ बैठ गया। ठीक है। तो हमने मान लो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले थी कि पहले तीन बेंच पे 3 फुल थे, अगले पे एक बैठा था। अब इससे अगला बच्चा आएगा तो आउटर मोस्ट अपने हिसाब से कौन सा हो गया? यही वाला हो गया जहां खाली जगह बची है। कितने की जगह बची हुई थी? 2 की। तो यहाँ के बैठ जाएगा। क्या एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो मतलब एक बच्चा आया तो हमने यहाँ ऐड कर दिया। एक और आया, अभी भी यहाँ तो एक जगह खाली थी, यहीं बैठ गया। क्या अभी पूरा फील्ड हो गया दोनों बेंच? अब इससे अगला आएगा तो कहाँ जाएगा? इससे अगला जो खाली होगा, इससे अगला जो क्या होगा? खाली। तो वहां आगे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐसी इलेक्ट्रॉन की कहानी है।
ऐसी क्या कहानी है इलेक्ट्रॉन की। तो मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन का लेना एग्जांपल, या पहले फ्लोरीन का लेते हैं एग्जांपल, ज्यादा आसान। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। तो इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सबसे पहले क्या होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p5। ऐसा ही है, मतलब 1s पूरा फील्ड है, 2s पूरा फील्ड है, 2p में एक की जगह खाली है अभी। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आए, कितने हुए हैं 5, एक की जगह खाली है। अगर मेरे को यहाँ पे f माइनस की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़े, -1 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, एक। अच्छा एक अभी 2p में एक की जगह बची हुई थी, तो वहां पे आगे क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी इसकी 1s2, 2s2, 2p6। बताओ कोई दिक्कत इसमें, किया जा सकता है ऐसे। चलो अब एक खुद बताना, पहले ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर 8, पहले ये नोट कर लो फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना ऑक्सीजन की। पहले तो ऑक्सीजन लिख लो 2p4। अब चाहिए मेरे को ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की। 2 नेगेटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, 2। अच्छा पी में कितने हैं अभी 4, 2 की जगह खाली बची है, 2 वहीं भर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 1s2 था, पहले तो ऊपर वाला लिख दें 2s2, यहां तक क्या था 2p4। अब ये क्या हो गया होगा 1s2, 2s2, और ये पूरा भर जाएगा, क्या हो जाएगा 2p6। हो सकता है ऐसा, है ना। तो आउटर मोस्ट के अंदर ही भर रहे हैं हम, और जहां जगह खाली थी वहां पे इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। कोई परेशानी इसमें, किया जा सकता है ऐसा। क्या लगता है, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना, वो एक कन्वेंशन है। ये नोट कर लो, फिर एक बात करते हैं, तुमने 10वीं क्लास में ना, 9वीं क्लास में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नाम की एक चीज सुनी थी, बताओ क्या होता था वो। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलते थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या बोल देंगे, वैलेंस शेल, है ना। तो देखो 20 तक तो बोर में लिखना आता था अपने को, तो वहां तो निकाल लेते थे आसानी से। अब कहीं भी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो फिर कैसे, अब इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपने को क्या निकालने हैं कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। 20 तक तो बोर से लिख दोगे तुम, कहीं बोल रहे सोडियम, तो मैं लिख दूंगा 2, 8, 1, आउटर मोस्ट में 1, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1। तो उसकी कोई परेशानी नहीं होती ना। पर अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना पड़े तो फिर कैसे उसमें आइडेंटिफाई करें, उसकी बात कर लेते हैं। ये नोट कर लिया सभी ने, फिर लिखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो एक नया भी चीज सीखेंगे, डिफरेंशिएटिंग शेल इलेक्ट्रॉन, उसकी यहां बात नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ किसकी होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल are called as valence shell electrons. अब ध्यान से देखना, हमने सब शेल नहीं बोला, हमने क्या चीज बोली है, शेल, ठीक है। जैसे मेरे को उम्मीद है शायद तुम पहले गलत कर दो, अगर बोर के हिसाब से नहीं लिखोगे तो गलत कर दोगे, बोर वाला तो तुम सही बता दोगे। तो अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी क्या हमने ऑक्सीजन की, क्या थी कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन की, 1s2, फिर 2s2, उसके बाद 2p4, ऐसा ही लिखा था। अब यहां ध्यान से देख के बताओ वैलेंस शेल कौन सा है, सब शेल नहीं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल 2। शेल क्या बताता है 1, 2, 3, 4, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है 2। तो ये भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है, दोनों ही है ना। ठीक है, n इक्वल टू 2। अच्छा n इक्वल 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन करो कितने हो गए, कितने हो गए 6, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहे होंगे यहाँ पे 6। नहीं तो तुम्हारे से अगर मैं ये वैलेंस शेल ना बोलता, सीधा डेफिनेशन लिख के पूछता ना, 4 लिखे तुम 4 लिखते ना,
आंसर कितना होगा इसका 6। ठीक है, अब एक बोर के हिसाब से सोचो, 8 की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते तुम, 2,6, तो आउटर मोस्ट में कितने 6, क्या सही तो बात, क्या गलत है इसमें? उसने क्या बात करी, उसने सब शेल तो नहीं दिया था, आउटर मोस्ट शेल का मतलब 1 2 3 4, तो आउटर मोस्ट यहाँ पे कौन सा है, 2 वाला, तो 2 वाले में कितने हो गए यहाँ पे 4 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात है? वैसे 2 3 लिख दो, सभी में बता दोगे कि कितने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। 12 आउटर मोस्ट शेल ढूंढना है तूने, शेल कौन सा होता है, जो 1 2 3 4 लिखा होता है इसको शेल बोलते हैं ना। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल देख कौन सा है, एक पहला और एक कौन सा है दूसरा, तो आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, 2 वाला। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2p में कितने 4, टोटल कितने हो गए, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो मैं वही लिख के, वही तो तुम्हें करना है, अब 2 3 एग्जांपल वैसे ही लिख के दूंगा। कोबाल्ट, क्या कह रहा है, ये एलिमेंट का नंबर कुछ वो कुछ होता है क्या, सिंबल CO, तेरे को क्या लगा, O है ये, कोबाल्ट, मेरा O ऐसे, अब याद रखियो आज के बाद। दो तीन लिखता हूँ ना, सभी की तुम्हें क्या लिखनी है, कॉन्फ़िगरेशन। देखो अगर पूरी ना लिखते हो चाहे कंडेंस वाले लिख लिया करो, चाहे अभी नहीं याद आ रहा पूरी लिख लो, एनर्जी ऑर्डर तो याद ही है। 27 इलेक्ट्रॉन भरना कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, सीक्वेंस में भर ही देंगे। बस याद रखना 4s के बाद 3d आता है। हाँ बस नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिख के नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताना है, कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर एनर्जी ऑर्डर नहीं आता है, पेज पलट के चाहे देख लेना, गलत मत करना। सारे बना दो एक बार, पहले एक बार सारे लिख दो, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। सी और एफ का तो सेम ही था। कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब ये लिख कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्वेश्चन ये था अपना। कॉन्फ़िगरेशन सभी ने लिख दी क्या, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, जीरो कब होंगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन तो होगा, क्यों आउटर मोस्ट नहीं है उसमें, तूने उसको आर्गन को आर्गन लिख दिया ऐसे ही,
तो उसमें आउटरमोस्ट शेल तो होगा कोई ना कोई। इसमें आउटर मोस्ट में 4s2 है, तो फिर हम एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? फिर 2 है। होगा लिख दिया सभी ने? चलो बताओ कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन। number of valence shell electrons or valence electrons. बताओ अब 27 लिखना है। तुम देखना मैं अब कंडेंस वाले लिख रहा हूँ, परेशान तो नहीं होगे। आर्गन तक कितने हो जाता है? 3p6 तक भर जाता है क्या? तो देखो जितना तुम्हारा 3p6 तक लिखा हुआ वहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। काउंट करो 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए तुम्हारे? 18। टोटल करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक टोटल करो 18 हो गए क्या? टोटल करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। तो 18 के लिए मैंने आर्गन लिख दिया क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। इसके बाद आगे क्या है तुम्हारा? लास्ट चेक करना है, ये सभी का सेम मैच कर रहा है क्या? 4s2 3d7। इसको कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है भाई, पूरी ना लिख के मैंने 18 तक लिख दिया, उसको आर्गन नहीं लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया? 4s2 और लास्ट में क्या लिख दिया? 3d7। अब चेक करो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4 बोल रहे हैं, 4s नहीं, आउटर मोस्ट शेल कौन सा? 4। उस 4 में s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बताओ सही है? अच्छा फिर चलते हैं स्कैंडियम पे। इसमें स्कैंडियम में सल्फर, ये तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सही है? यहां तक हो गए 16। अब चल बताओ आउटर मोस्ट कौन सा है इसमें? n इज इक्वल टू 3। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। क्लियर है बात यहां तक? इससे अगला आयरन। अच्छा फिर से ऐसे लिख दूं 18 तक आर्गन। फिर क्या था? 4s2, देखो सबकी लास्ट में कन्फिग्रेशन सभी की यही है क्या? 4s2 3d6। अब आउटर मोस्ट कौन सा? n इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 2। ऐसे आर्गन पूरा ही लिख दें, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 और 3p6। सही है यहां तक? अब आउटर मोस्ट बताओ कौन सा है? ये 3 वाला। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल? 6 + 2 8। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8। बताओ एक बार, सही है यहाँ तक? देखो कर लोगे ऐसा क्या वैलेंस शेल में? अब देखो पता है क्या, 20 तक तो तुम चाहे नई नया दिमाग लगाओ ही मत, पुराना वाला लगा लो, चाहे 9वीं क्लास वाला, तो भी आंसर आ जाएगा। मान लो सल्फर में पूछ लेता 286 कितने बनते? 6। तो यहाँ से भी तो 6 ही आ रहे हैं, तो फिर क्यों था? तो अगर अपने पास 20 तक आ रहा है ना एटॉमिक नंबर, तब तक सीधा दिमाग लगा दो कौन से वाला? बोर मॉडल वाला। अब 21 की अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती, अगर आती होती बोर वाली तो भी सही था, पर वो अपने को नहीं आती ना। तो हम क्या लिखना है फिर? 21 से आगे जब चलोगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर उसमें देख लो कौन सा वैलेंस शेल है ना। आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। अब देखो आउटर मोस्ट शेल जो है, अब देखो इसमें बताओ ऑक्सीजन के अंदर n इज इक्वल टू 2, 2s तक पूरा फील्ड है क्या? s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पर p वाला पूरा फील्ड नहीं है। तो जो भी कंप्लीट फील्ड नहीं होता उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसी में क्या आते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब वो निकालने अपने को कि किसी में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो लिखिए क्वेश्चन एक, ये नोट कर लिए सभी ने? अच्छा वो याद है फिलिंग कैसे करते थे? पक्की बात है क्या? ऐसा सिखाया था क्या? मान लो पी सब, चला भी मिटा दूंगा, ये वैसे लिख रहा हूँ। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। ऐसे थे ना, हुंस रूल में लिखवाया था, पहला इलेक्ट्रॉन इधर, फिर दूसरा इधर, तीसरा इधर। पहले सारे क्या होते हैं? हाफ फील्ड। उसके बाद क्या शुरू होती है? पेयरिंग। ऐसे कर दो। ऐसे डी में कितने होते हैं? 5। कैसे फिलिंग होगी? पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्या सारे हाफ फील्ड हो गए? फिर क्या होती है? पेयरिंग। ऐसे पेयरिंग कराते हैं ना। तो ये डी सब शेल है ना। और एस कौन सा होता है? उसमें तो एक ही होता है, पहला और दूसरा। तो अब यहाँ एक एक करके पहले एग्जांपल लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, फिर एक एग्जांपल मैं करा दूंगा, आगे वाले खुद सॉल्व करना। कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लेना।
निकल +2, कोबाल्ट +3, आयरन +2, जिंक +2, आयरन +3, Mn+2। तुम्हें 20 तक सभी को एटॉमिक नंबर याद है क्या? 20 तक तो वैसे याद होगे ना। अब ये एक सीरीज याद कर लो, स्कैंडियम से आगे 21 होता है ना, सुनना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कहां से स्टार्ट हो रहा है ये? एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30। सुने हो सभी ने एलिमेंट? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्योंकि बहुत बार जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले पे सवाल आएगा ना, तो इसी में से डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट होगा 21 से 30 वाले के बीच में ना। इससे आगे कोई एलिमेंट होगा फिर उसका एटॉमिक नंबर गिवन होगा। पेपर में आयरन, निकल, कोबाल्ट इनके एटॉमिक नंबर देता नहीं है, तो ये अपने को ध्यान रहने चाहिए। तो अब अगर सॉल्यूशन करें, ए पार्ट में तुम्हें सॉल्व करके बता देता हूँ। निकल +2, तो डायरेक्टली निकल +2 की कंफिगरेशन तो ना लिखें, पहले किसकी लिखेंगे? निकल की। निकल का एटॉमिक नंबर बताओ कितना है? 28 है। कंफिगरेशन लिख सकते हैं, एक बार सुन लो, बाद में आराम से नोट करना। क्या आर्गन तक 18 हो गए? अब देखो, आर्गन तक तो सारे फिल्ड ही होंगे, तो उसका तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन में रोल आने नहीं वाला, P6 तक तो फिल्ड ही है। उसके बाद आगे क्या बचेगा? 4s2, और फिर क्या आएगा? 3d8। सही है यहां तक? अच्छा, 4s पूरा फील्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कोई अनपेड नहीं बचा हुआ। बचा कौन सा? 3d। तो एक काम करते हैं, 3d फिल करते हैं। 1 2 3 4 5, ये 3d हो गया। 5 ऑर्बिटल बनते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भरेंगे। फिर 6 7 8, यहां तक ही भरे जाएंगे। कितने अनपेड नजर आ रहे हैं? 2। तो आंसर क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। ऐसे सभी में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्या? चलो फिर निकाल के बताओ। क्या कह रहे हैं? वेनेडियम। स्कैन देख लेना, एक पीरियड टेबल लगा लो जहां पढ़ते हो ना सामने। कोई तो एक जगह होगी जहां बैठ के पढ़ते होगे घर पे, उसके सामने दीवार पे पीरियड टेबल चिपका दो, एक 10 रुपए का आएगा, बड़ा चार्ट सा मिलेगा ना। रोज 5 मिनट उसको देख लिया करो सिर्फ। आया कोई?
कर दिए सारे, बताओ फिर सेकंड में तीन आ रहे क्या तेरा तो अभी है? तीन आ रहे, कैसे पता चला तुम्हें तीन के बारे में? अच्छा एक मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी ना, मेरे को पहले निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए थी। अरे वो फिर S के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ा ना। S के 2 इलेक्ट्रॉन से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं था ना, वो लिखना ही भूल गया मैं, निकल+2 निकल ही लिख दिया क्योंकि आंसर सेम आना था ना, क्योंकि निकल+2 में कौन से इलेक्ट्रॉन गए होंगे? 2 आउटर मोस्ट शेल के, आउटर मोस्ट वाले कौन से थे? n=4। फिर तो तुम्हारे सारे गलत हो गए होंगे। अच्छा कोबाल्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन, पहले पूरी कोबाल्ट की लिख देते हैं 4s2 3d7, सही है यहां तक? अच्छा कोबाल्ट +3,
कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। अच्छा पहले कहां से जाएंगे? 4 से। क्या एस के दोनों चले गए? अब एक कहां से जाएगा? डी से। तो क्या बचेगा फिर? 4 क्यों? 3d6। दो चले गए एस के, एक चला गया डी का, 3 ही तो निकालने थे। क्या बचा? 3d6। बढ़िया क्या यहाँ पे? यहाँ बना दे 3d। बने हुए 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गए? 6। चेक करो कितने अनपेड है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4। बताओ सही है क्या? ये सभी का गलत है क्या? तुमने सभी में डी से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं क्या? डी से निकाल दिए। पहले एस से जाएंगे, एन इज इक्वल टू 4 से जाएंगे आउटर मोस्ट से पहले तो। सही है क्या? भी नोट कर ले बड़ा, फिर आगे चलते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या हिसाब है? फिर अगले में 5। इससे अगले में तो फिर सेम ही होगा। Fe+2 में 4 ही आएंगे, D6 बनेगा लास्ट में। नहीं बनेगा? तो कन्फिगरेशन लिखी Fe+2 की, बता फिर। ये ऐसी स्कीम है, कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन 10 - 6 4 अनपेड, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। तो अगर 10 में से माइनस, मान लो D4 होता, तुम्हारा 10 - 4 6 अनपेड आया था। डी में कभी 6 अनपेड हो सकते हैं क्या? डी में मैक्सिमम कितने अनपेड हो सकते हैं? 5। 5 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे माइनस वाला कोई खेल नहीं लगाना, भर के देखने हैं। अब बता फिर Fe+2 में 4 आए हैं, Zn+2 में, Zn+2 में 5 कैसे? 0 आएंगे। Fe+3 में कितना आएंगे? 0 क्यों आएंगे? 5 आ जाएंगे। Fe+3 में 5, Mn+2 में 5। आगे वाले ना सारे D5 वाले हो जाएंगे। Fe+3 Mn+2 ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है। चलो एक काम करते हैं, लिख के देखते हैं क्या जल्दी है अपने। यहां तक सही है, 2 पार्ट समझ आ गए। सी पे चलते हैं। क्या Iron+2 लिखना था? अब देखो डायरेक्ट लिख दूंगा Iron+2, किसी को परेशानी ना होती हो तो। आर्गन एस के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचेगा 3d6। पहले एक बार चेक करो, Fe+2 की लास्ट कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारी यही आई है क्या? 3d6 आया है क्या? क्या आएगा? 3d6। तो 3d6 भर दे हम, 4 अनपेड आ जाएंगे, देखना। एक 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। सही है। इससे अगला क्या था? Zn+2 है क्या? अच्छा जिंक के एटॉमिक नंबर कितना है? 30। वैसे अगर जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखते आते हैं आर्गन 4s2 3d10। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 कहां के गए होंगे? s के। तो बचा क्या होगा? आर्गन 3d10। एक बार एक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर दो, कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेगी फिर क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे। Zn+2 चेक करो सही है क्या सभी का? अच्छा अब D10 भर के देख लें क्या? 10 ही हैं पूरे, क्या ही अनपेड बचे होंगे? सारे भर के होंगे। इसमें तो क्या पूरा ही फिल करना है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। इससे अगला Fe+3 है क्या? अच्छा Fe+3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, 2 s के गए होंगे, एक और निकालना था, एक कहां से चला गया होगा? डी से। तो क्या आर्गन 3d5 होगा क्या? डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। इससे अगला क्या था? अच्छा मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 25। तो कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d5।
अच्छा 2s के चले गए तो क्या बचा हुआ लास्ट में 3d5। तो 1 2 3 4 और 5, कितने अनपेड आ गए इसमें भी 5। बताओ क्लियर है बातें। तो हम किसी भी सब्सटेंस में क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ये कितने होंगे। ठीक है, किसी में 0 भी आ सकते हैं, जैसे Zn+2 में कितने आए 0। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अंदाजा लगेगा ना कि उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लिखो इसको फिर आगे चलते हैं, देख लिया, चलें आगे। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने ना, दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक क्या होता है डायमैग्नेटिक। एक कैसे होंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और एक क्या होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जिस भी सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए वो होगा पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हुए वो क्या होगा डायमैग्नेटिक। तो ये जो हमने 5 एग्जाम्पल करे, 6 एग्जाम्पल जो भी करे, उसमें सिर्फ Zn+2 ऐसा था जिसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था। कितने थे 0। तो उसका नाम क्या होगा, वो कैसा है डायामैग्नेटिक। और सारे कैसे हैं पैरामैग्नेटिक, और सारे कैसे हैं पैरामैग्नेटिक। तो वो नाम है ना। अब देखना इसमें थोड़ी सी डिटेल बात और भी कर लेंगे हम, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है और सारी चीजें ना, इंक्रीज इन वेट डिक्रीज इन वेट। पर मेन पहचानने का तरीका कैसे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें नहीं हो वो क्या होगा डायमैग्नेटिक। तो लिखो इसमें पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, देखो पैरामैग्नेटिक के लिए हम क्या लिखेंगे P.M, डायमैग्नेटिक के लिए क्या लिख देंगे ऐसे D.M। ठीक है, अब एक बार कहानी सुनो, एक बार बात ना, वो जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे, उसके बारे में एक्सपेरिमेंटल चीज से पता चलता है। ठीक है, अच्छा वेइंग बैलेंस देखा, तराजू देखा सभी ने, क्या होता है उसकी 2 आर्म्स होती हैं, बीच में क्या होता है पॉइंटर। अगर दोनों तरफ वेट बराबर हो, वेइंग बैलेंस तराजू, अगर दोनों तरफ वेट बराबर हो तो क्या होगा पॉइंटर बिल्कुल बीच में। जिस तरफ वेट ज्यादा होता है पॉइंटर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है क्या, मान लो इस तरफ बड़ा वेट ज्यादा होगा तो पॉइंटर इधर आ जाएगा, इधर वाला वेट ज्यादा हुआ तो पॉइंटर इधर चला जाएगा। तो वैसे एक मैग्नेटिक बैलेंस नाम की चीज होती है ना, ध्यान से सुनना बाद में नोट करना। तो ऐसे 2 आर्म्स लिए हमने, एक तरफ तो हमने क्या कर लिया, जिस सब्सटेंस को अपने को चेक करना है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, वो सॉल्यूशन हमने यहाँ फिल कर दिया। उसका सॉल्यूशन जो भी कंपाउंड को अपने को चेक करना है, जैसे मान लो Zn+2, उसका सॉल्ट था ZnSO4, पानी में डिजोल्व किया, उसका क्या बना दिया सॉल्यूशन बना दिया। और इस तरफ क्या कर दिया, एक और आर्म थी, यहाँ पे वेट रख दी बराबर करने के लिए ना। और बीच में ऐसे क्या होता है पॉइंटर, ऐसे ही है। यहाँ पे हमने वेट रख दिए कुछ, मान लो एक 10 ग्राम का वेट था, तो कितने कर दिए यहाँ पे 30। ठीक है, मान लो एक 10 ग्राम का वेट था तो 30 ग्राम, दोनों क्या था बिल्कुल बराबर था। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम की चीज सुनी है क्या तुमने, अगर किसी भी कॉइल में से करंट पास कराएं तो वहां पे क्या जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे कॉइल ली और यहाँ पे क्या लगा दी उसके साथ एक बैटरी करंट पास करवाने के लिए। ठीक है, ये क्या बना दिया हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया। अब देखो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन किया हमने तो क्या जनरेट हुआ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ ना। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। वीकली वर्ड छोड़ दो, अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड।
कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बताओ ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, भाई अपनी तरफ खींचेगा इसको। तो अगर ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक हुआ तो ये कहां पे आ जाएगा, क्या नीचे की तरफ आएगा क्या, कैसा आएगा, नीचे की तरफ। अच्छा नीचे की तरफ आया मतलब इधर वेट ज्यादा हो गया, हमें देख के क्या लगेगा इधर वेट क्या है, ज्यादा। तो पॉइंटर कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। तो मतलब ये पॉइंटर कहां शिफ्ट हो गया, ये हमने पॉइंटर शिफ्ट कर दिया इस तरफ। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या हो गया, इस तरफ। तो मतलब अपने को क्या ना लग रहा होगा कि जो वेट है इस सॉल्यूशन का 30 ग्राम से क्या है, ज्यादा है। तो इधर शिफ्ट हुआ तो अपने को क्या लगा 30 से ज्यादा। पर किसकी प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड में। किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा बोल सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस शोज इंक्रीज इन वेट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या शो कर रहे हैं, इंक्रीज इन वेट। था तो 30 ग्राम, पर जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो क्या शो करने लगा, 30 से ज्यादा। तो वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्ट हुआ, वो नीचे आया तो पॉइंटर कहां शिफ्ट हो गया, इस तरफ। तो हमें लगा 30 से क्या उसका वेट ज्यादा है। अब एक लाइन सुनना, मैं बोल रहा हूँ, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, रिपेल होते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा रिपेल होंगे तो ये बताओ ये वाला नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो मतलब अगर डायमैग्नेटिक हुआ तो ये कहां पे जा रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो मतलब पॉइंटर कहां शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। मतलब इधर वाला वेट ज्यादा रहा होगा, इधर वाला वेट क्या रहा होगा, कम। तो यानी कि ये कहां शिफ्ट हो गया, इस तरफ। तो क्या ऐसा भी बोला जा सकता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शोज डिक्रीज इन वेट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, डिक्रीज इन वेट शो करते हैं ना। तो ये जो पूरा apparatus होता है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बैलेंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चलता है, अगर मान लो सिर्फ सब्सटेंस बता दे किस चीज का सब्सटेंस है, तो वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, कैसे चेक करते हैं हम, इलेक्ट्रिक इसके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके ना। अगर अट्रैक्ट हुआ तो कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। रिपेल हुआ तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अगर अपने को वैसे एलिमेंट बता दे तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता सकते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो अगर मैं पैरामैग्नेटिक के बारे में 3 पॉइंट लिखना चाहूं तो कौन कौन से लिखूंगा। पहला तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या पहली बात ऐसे लिख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैग्नेटिक बैलेंस बनाना है तुम्हें ना, छोड़ना नहीं है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। बस याद रखना ये होते क्या है, अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक बैलेंस भी बना लो, क्या है तीनों पॉइंट हमने यहां से देख के लिखे, मैग्नेटिक बैलेंस है ना। पहला चीज तो हमें कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा, अगले दो क्या है, एक्सपेरिमेंटल पार्ट है ना। इसको बना लो मैग्नेटिक बैलेंस को। अगर ये देखा हुआ होगा तो सीधा ये फिर 2 पॉइंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो देख के समझ आ जाएगा। फिर अगली स्क्रीन पर डायमैग्नेटिक के बारे में लिखेंगे।
तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो कब है कभी नीचे होगा तो ऊपर चले जाएंगे मतलब नीचे आ जाए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी होगा। सॉल्यूशन से नीचे आते हैं उसका वेट ज्यादा होगा सॉल्यूशन से नीचे आती है मतलब सॉल्यूशन से हाँ इसमें नीचे आ गया तो उसका वेट बढ़ जाएगा कैसी बात कर रहे हो तो एक वेइंग बैलेंस समझ आता है तो तराजू ये वाला ऊपर चली जाए हम ये वाले नीचे आ जाए किसका वेट ज्यादा है। नहीं मैं ऐसे आपने तो लिक्विड की बात लिक्विड में नीचे आएगा तो वेट क्या लिक्विड में नीचे आएगा भाई। ये जो आपने कहा ये नीचे भाई आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा है ये। तो अट्रैक्ट कर रही है हाँ उससे वो तो उसी से तो वेट बड़ा वेट थोड़ा ना वेट क्या चीज होता है। वेट के बारे में बता क्या चीज होता है। वेट और मास में डिफरेंस समझ आता है। मास नहीं चेंज हो रहा यहाँ क्या चेंज हो रहा है वेट। वो नीचे आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा बढ़ रहा होगा तो वो मास क्या हो रहा है उसका वेट क्या हो रहा है उसका इंक्रीज हो रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड में ना अपनी तरफ खींच रहा है तो एक पॉइंटर नीचे आ गया तो शो कर रहा है वो इंक्रीज इन वेट। वेट में इंक्रीज है मास में इंक्रीज नहीं है। वो तो 30 ग्राम था 30 ग्राम है मास तो वेट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। लिख लिया क्या। ऐसे क्या डायमैग्नेटिक के तीनों पॉइंट उल्टे हो जाएंगे क्या। ऐसा सब्सटेंस जिसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं वो क्या होगा डायमैग्नेटिक आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और वो क्या शो करेंगे डिक्रीज इन वेट इन मैग्नेटिक फील्ड। लिखते हैं अगली स्क्रीन पे तीनों पॉइंट। जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है पैरामैग्नेटिक। अब जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते हैं मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं उस फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं तो ये अपनी तरफ खींचेगा इसको खींचेगा तो नीचे आएगा क्या। नीचे आएगा तो मतलब क्या इधर का वेट ज्यादा नजर आएगा उधर का वेट कम तो मतलब वो क्या हो गया शोज इंक्रीज इन वेट। तो डायमैग्नेटिक के तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे अट्रैक्टेड। ये एक्सपेरिमेंट करिए होता क्या है इलेक्ट्रॉन भी घूमता है क्या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और रिवॉल्व करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है। तो अब दो मैग्नेट है दो क्या चीज है वो भी मैग्नेट इलेक्ट्रो भी मैग्नेट दोनों मैग्नेट है। अगर नॉर्थ पोल सामने आए तो क्या करेंगे रिपेल नॉर्थ और साउथ आए तो ये पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होता है नॉर्थ और साउथ सामने आते हैं तो क्या करता है अट्रैक्ट करता है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉन भी जब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या बिहेव करता है एज ए मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड की उसमें आती है ना। अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या करते हैं उल्टा करने से क्या होगा इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सुना ऐसा कभी ये आएगा आगे करके ना कभी फिजिक्स जब पढ़ोगे ना नॉर्थ पोल साउथ पोल पोल स्ट्रेंथ होती है और दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ना। तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट नाम की एक चीज होती है वो होती है m क्रॉस l एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। इलेक्ट्रॉन अपने आप को अलाइन करते हैं किसमें मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई भी चीज डायमैग्नेटिक होगी तो क्या होगा एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो ऐसा ही होगा। तो एक का ऐसा नॉर्थ पोल साउथ पोल एक का ऐसा है ना। तो अगर दो वेक्टर ऐसे हो एक इधर तो एक दूसरे के नेट मोमेंट को क्या कर देते हैं कैंसिल आउट मतलब उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बचता ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप हो जाते हैं तो फिर वो कोई मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करते ना। अनपेयर्ड होता है तभी क्या करते हैं वो शो करते हैं। हमने इसको उल्टा कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन करेगा ताकि वो उसके साथ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है एक सब्सटेंस कौन सा हुआ और डायमैग्नेटिक। केमिस्ट्री में दो लास्ट वाले जो पॉइंट लिख रहे हैं ना वो सिर्फ स्टेटमेंट में काम आने वाले हैं। सिर्फ वो स्टेटमेंट में बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पैरामैग्नेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डायमैग्नेटिक। निकालना तो अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही है ना। तो डायमैग्नेटिक में क्या लिखेंगे द सब्सटेंस which do not contain unpaired electron is called as diamagnetic. Unpaired electron is called as diamagnetic. अच्छा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका तो मैं नेचर में बड़ा अच्छा एग्जांपल बताऊंगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का ना। substances are weakly repelled in magnetic field
ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या शो करेंगे, शोज डिक्रीज इन वेट इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या शो करेंगे, डिक्रीज इन वेट। एक भारी चीज एक हल्की चीज, नीचे कौन सी रहनी चाहिए, भारी वाली, ऊपर कौन सा जाना चाहिए, ऐसा ही है। ऑक्सीजन और ओजोन, दो चीजें सुनी सभी ने। ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम पर मोल और ओजोन का 48 O3 का, तो कौन सी हैवी हुई, ओजोन। तो ओजोन को कहाँ होना चाहिए था, लोअर एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन को कहाँ होना चाहिए था, अपर एटमॉस्फेयर में। उल्टा क्यों है, ओजोन तो अपर एटमॉस्फेयर में, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम। ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीजन को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो इसलिए ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर एटमॉस्फेयर में। और ओजोन होता है डायमैग्नेटिक, ओजोन कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ से रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसलिए वो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर एटमॉस्फेयर में ना। तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है किसमें, एटमॉस्फेयर में, किसका, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का ना। तो अब कोई भी एग्जांपल दे दे, बता सकते हैं कौन सा पैरामैग्नेटिक कौन सा डायमैग्नेटिक। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया वो पैरामैग्नेटिक, जिसमें नहीं आया वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। देखो अगले एक में चीज पूरी डिटेल में थोड़ी सी कहानी समझा दूंगा, पर उसका जो एंड फॉर्मूला होगा ना वो याद रखना है। उसका जो सबसे लास्ट का फॉर्मूला है सिर्फ उसी को क्या रखना है, याद रखना है ना। तो हेडिंग डालो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्योंकि अभी हमने मैग्नेटिक मोमेंट नाम की कोई चीज सुनी नहीं होती ना। दो तरह की चीज होती है फिजिक्स में, क्लास 12th में आएगी, एक आएगा डाइपोल मोमेंट और एक आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। 12वीं की कभी फिजिक्स की किताब हो तुम्हारे पास कोई तो खोल के देखना आज जाके ना। एक वर्ड मिलेगा तुम्हें डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोस्टैट में और इसमें ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले चैप्टर में डाइपोल वर्ड आएगा, वहां डाइपोल मोमेंट आएगा। और मैग्नेटिज्म के टाइम पे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिज्म के नाम में क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसकी पूरी डिटेल की कहानी में बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक फार्मूला है, उसका केमिस्ट्री में कोई रोल नहीं है। सो केमिस्ट्री में सबसे लास्ट फॉर्मूला होगा वो रटना है ना। तो हमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने आगे, फॉर्मूला उसी से बनेगा। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कहानी जो अपने को भी पता है, बोर के हिसाब से भी बात कर लें अगर, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड घूम रहा होता है क्या। हम ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे क्या करता है, रिवॉल्व भी करता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है खुद की एक्सिस पे। दो काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन। अब ये हमेशा चीज सुनो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसका एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड। क्या इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब इट कैन बिहेव एज मैग्नेट। तो अगर मैं इसको एज ए मैग्नेट बिहेव करूं तो ऐसा कुछ रहा होगा, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है, साउथ पोल। तो दोनों के बीच में मान लो डिस्टेंस कितना है, एल। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय एल। म्यू क्या, किसका रिप्रेजेंटेशन है ये, मैग्नेटिक मोमेंट का। किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट। सुनते चलो, बाद में एक साथ नोट करना। एम रिप्रेजेंट्स पोल स्ट्रेंथ और एल रिप्रेजेंट डिस्टेंस, कि दो पोल्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे डाइपोल में होता है एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह नेगेटिव चार्ज, ऐसे यहाँ पे एक जगह नॉर्थ पोल और एक जगह क्या है, साउथ पोल। ठीक है, एम पोल स्ट्रेंथ, कि उस पोल की कितनी स्ट्रेंथ है, अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की ना। तो ये लिख दिया म्यू इज इक्वल टू क्या, एम बाई एम इंटू एल। ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं, तो दोनों की तरह डिफरेंट डिफरेंट मोशन होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग जनरेट होगा। तो कितने टाइप के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, दो। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये भी दो तरीके का आएगा। तो जो म्यू नेट होता है ना वो दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है म्यू, एक तो किसकी वजह से, रिवॉल्व करने की वजह से, और एक म्यू किसकी वजह से, स्पिन कर। अपने को सिर्फ कौन सा पढ़ना है, स्पिन वाला। अपने सिलेबस में कौन सा है, सिर्फ स्पिन। उसका फॉर्मूला कैसे निकाला जाए। अब एक बात देखो, अगर दो वेक्टर्स अपोजिटली 180 डिग्री पे अलाइंड हो जाए तो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मोमेंट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। लाइक कोई भी दो वेक्टर है तो तुमने पढ़ा, अगर एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये था, इधर भी ए वेक्टर का, दोनों में एंगल कितना, 180, नेट क्या होता है इसका, ये सभी ने सुना हुआ है।
अगर मैं दो मैग्नेट ऐसे बना दूं और मैं तुम्हें ऐसे बोल दूं कि कोई भी डायरेक्शन ऐसे है, नॉर्थ से साउथ है, और एक मैं ऐसा बना दूं इधर, ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो एक बार इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक बार इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं बोल दूं क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे रहता है नॉर्थ और साउथ, तो उस तरफ डायरेक्शन रही होगी, और एक तरफ मैं बोल दूं क्या अभी एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे रहा होगा नॉर्थ से साउथ। क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्या? दो वेक्टर 180 डिग्री पे अपोजिटली अलाइंड, तो नेट क्या हो जाएगा उसका? जीरो। यानी कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए तो पेयरिंग होगी। क्या हो गया? पेयरिंग। तो एक प्लस ऑफ एक माइनस ऑफ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, नेट क्या हो गया उसका? जीरो। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं आएगा, सिर्फ किसका रोल आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ना, तो उसका फॉर्मूला होता है ना। अभी सारी कथा भूल के याद क्या रखना है? एक फॉर्मूला जो यहां लिखेंगे अब हम, म्यू स्पिन, रट जाना इसको भी, सिंपल सा फॉर्मूला है, रूट ओवर में क्या होता है? n इंटू एन प्लस टू, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन अभी नाम लिखूंगा, अभी नाम लिखता हूं। ये यूनिट है सिर्फ, किसकी यूनिट है ये? मैग्नेटिक मोमेंट की। और देखना पूरी केमिस्ट्री में पूरा नाम भी नहीं लिखा था बोर मैग्नेटॉन, बी डॉट एम ही लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बी डॉट एम। इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्योंकि मैं थोड़ी सी भारी और बात बता दूं, इसकी वैल्यू बता दूं, परेशान ना होते हो तो। ऐसे फिजिक्स में आती है ई एच अपॉन, देखो मैंने तो पढ़ी है 12वीं क्लास में, मेरे को तो आती है ना। ये होता है E इंटू एच, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो सारे टर्म्स तो हमने पढ़े हुए हैं, पर किसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मेरे को आता था इसलिए मैंने बता दिया, है ना। ये बी डॉट एम क्या चीज है? यही लिखा मिलेगा तुम्हें, पूरा नाम भी ना बताओ तब भी काम चलेगा, बोर मैग्नेटॉन। बस याद रखना कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट है वो क्या है? बी डॉट एम, बोर मैग्नेटॉन। अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें होता है ई इंटू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू सी। ठीक है, यहाँ पे एन क्या चीज है? यहाँ पे एक वर्ड एन आ गया ना अभी, एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया मैं, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। तो जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आंसर बन गया ये। तो सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, ये सारी कथा कोई काम की नहीं है ना, ये सारी फिजिक्स थी। फॉर्मूले पे फोकस करना है, इसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब एक क्वेश्चन करेंगे, हमने एक अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाले थे क्या? 5-6, सीधा वो उसी में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के कन्फिगरेशन लिखने आती है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल देंगे उनका। के बाद भी अगर तो ये लिखा है बी एम केमिस्ट्री में इतना था, केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं बताता वो, कहता है केमिस्ट्री में केमिस्ट्री। तो फिजिक्स बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था वो, फेल होने बाद मतलब एक चीज गलत थी तो क्या हो गया, पर बहुत सारी चीजें सही भी थी। बोर शुरुआत ही ना करता तो फिर यहाँ तक पहुंचते ही ना। इस सारी कथा का कंक्लूजन है फॉर्मूला, और वो हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन जो निकालने सीखे, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों निकालने सीखे? क्योंकि ये निकालना था, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना था, तो क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए।
तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया तो एक टर्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। चलिए नोट सभी ने। तो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे म्यू स्पिन लिख देना ना, ये नोट कर ली सभी ने। चलूंगे अगले पे, चलो ऐसा लिखो, कैलकुलेट म्यू स्पिन ऑफ निकल +2 सारे से है। अरे वो पीछे पीछे निकाल तो रखे तूने अनपेड इलेक्ट्रॉन के, हाँ देख के कर दे, क्या परेशानी है। मैं सारे लिखूंगा भी वही। इतना ही थे क्या, 5 ही थे क्या उस टाइम भी, और कौन सा था एक, बहुत है, चलो यही कर दो। निकल आयरन कोबाल्ट था एक ना, वो छोड़ दो, यही बहुत है। अनपेड इलेक्ट्रॉन में निकाले हो हमने, सीधे सब्स्टिट्यूट करके निकाल दो। सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही रखे हमने, अब तो क्या सीधा फॉर्मूला ही अप्लाई करना है सिर्फ। बता भी, निकल +2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एन की वैल्यू कितनी थी, 2, तो म्यू स्पिन क्या हो जाएगा, √ओवर में 2 इंटू में 2 + 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया, √8। इतना ही छोड़ सकते हैं, पीछे यूनिट लिख दिया करो, बी डॉट एम का मतलब 4 मैग्नेटॉन। हाँ एक ही बात है, तो ऐसे ही छोड़ दो। आयरन +2 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 4 थे क्या, तो म्यू स्पिन क्या होगा, √ओवर में 4 इंटू में 4 + 2, तो कितना हो जाएगा रूट का 24 बोर मैग्नेटॉन। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो म्यू स्पिन क्या होगा, 0। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू स्पिन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Fe+3 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, 5। 5 इंटू 5 + 2, रूट क्या आ जाएगा, रूट का 35। इसमें भी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो म्यू स्पिन इसका भी क्या आ जाएगा, रूट का 35। ठीक है, ये रहा बात है, लिख लो इसको। कल टेस्ट का टाइमिंग कितने बजे, 11 बजे ना, एक घंटे।
देख लेंगे, नीचे बैठ जाना। पर ये है कि फिक्स सिर्फ बोर मॉडल पढ़ के आना है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन बोर मॉडल क्या पढ़ के तो और भी आना है, मतलब अगर सिर्फ बोर भी पढ़ाओगे तब भी 20 सवाल हो जाएंगे 25 में से, अगर बोर भी पढ़ा है तब भी खूब सारे हो जाएंगे।